कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मेरे दोस्तों, पहले ही खबर पॉजिटिव खबर है। रिलायंस इंडस्ट्री ने फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में 8 स्थान की बढ़त बनाते हुए 45वां स्थान हासिल किया है। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। प्रिपली के अनुसार द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स लिस्ट के अनुसार मुंबई दुनिया के दूसरे सबसे कम मित्रता वाले शहरों में रैंक किया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सरकार एक कार्यक्रम पर काम कर रही है जिसके तहत 350 जिलों में आपदा प्रबंधन स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद्म अवार्डी हरियाणा राज्य के नागरिकों को 10,000 रुपए का मासिक पेंशन देने जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने क्लस्टर आधारित ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की परियोजना में भाग लेने वाले 98 प्रशिक्षकों को सर्टिफाइड किया है। ये देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चेन्नई की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ललिता नटराजन को अमेरिका के लेबर मंत्रालय द्वारा संचालित एक पुरस्कार होता है इकबाल मसीह 2023 का पुरस्कार मिला है। यह बाल श्रम निर्मूलन से संबंधित होता है मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना की चौथी वेसल लॉर्ड SVL सर्वे वेसल लॉर्ड संशोधक को 13 जून को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है ने अति उत्तम का अवार्ड जीता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 2030 तक गैर तेल वाणिज्यिक व्यापार में $100 अरब का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों ये। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। और देखते हैं कि इक्विटास होल्डिंग जो कि NBFC कंपनी है ने अपना सरेंडर किया है। RBI ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO ने नॉर्वे में एक महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत किया है। जानेंगे वो मिशन क्या है। कार्मिक मैकार्थी जो एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, इन्होंने 89 वर्ष की आयु में मेक्सिको की राजधानी सांता फे में इनकी जो है मृत्यु हो गई है। मेरे दोस्तों, अब इस विस्तार से एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 45वां स्थान प्राप्त किया है फोर्ब्स की 2000 की सूची में। यह कंपनी सूची में सबसे ऊपर स्थित पहली भारतीय कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की बाजार की मूल्य कीमत कितनी है? $190.6 बिलियन है। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है। प्रिपली द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स लिस्ट के अनुसार मुंबई दुनिया के सबसे कम मित्रता वाले शहरों में शामिल हो गया है। साथ ही साथ दिल्ली भी शामिल हो गया है। मेरे दोस्तों, सिडनी और टोरंटो दुनिया के सबसे अधिक मित्रता वाले देशों में शामिल है। आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भारतीय रहते हैं, जबकि मुंबई और दिल्ली में लोग अपने से मतलब ज़्यादा रखना चाहते हैं और दूसरे से नहीं। बहुत ही प्राइवेट लाइफ वहाँ की हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, सबको थोड़ा सुधर जाना चाहिए और एक दूसरे से मिल कर रहना चाहिए। जमाना यही कह रहा है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? इसके तहत 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। किसको? इस योजना में परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। यह योजना 1 जनवरी 2017 के बाद से जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनके लिए लागू होती है। मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। सरकार एक कार्यक्रम पे काम कर रही है जो राष्ट्र आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें 350 स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया है जो कि आपदा प्रबंधन के फर्स्ट लेवल पे काम करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आसाम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग किया जा रही है और आसाम में वार्षिक बाढ़ को कम करने के लिए और कृत्रिम झीलें को बनाने के से संबंधित यह कार्य है। और मेरे दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलें जो मैंने कल वीडियो बनाई है वो NDRF और SDRF से संबंधित है। NDRF और SDRF, NDRF जो होता है नेशनल डिजास्टर रिकवरी रिस्पांस फंड होता है और SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है। ये ये दोनों ही, जैसे SDRF अगर किसी राज्य में आपदा आई तो वहाँ पहले फंडिंग SDRF के थ्रू होती है। अगर SDRF में धन कम हो गया उसके बाद NDRF से वहाँ की पूर्ति की जाती है। तो उसी के तहत गृह मंत्री
अमित शाह ने 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अभी आपको पता ही होगा कि बाइपरजॉय या बिपरजॉय का जो चक्रवात चल रहा है उससे संबंधित जो भी प्राकृतिक आपदाएं चली, जो भी जान माल की हानि होने वाली है या लोगों के पुनर्वास से संबंधित है, बीमारियों से संबंधित है, उनके रहने के स्थान संबंधित है, खाने पीने के से संबंधित जो भी कार्य हैं सब इसी एनडीआरएफ के तहत किया जाता है। एनडीआरएफ में जो पैसा जमा होता है वह कोई भी जमा कर सकता है। इसमें कोई इनकम का लेवल नहीं होता है, टैक्स का इसमें डिडक्शन नहीं होता है, आपकी स्वेच्छा पे होता है मेरे दोस्तों। और भी एनडीआरएफ से संबंधित जो डीप जानकारियाँ हैं वो मैंने कल की वीडियो में दी हुई हैं, तो आप ज़रा उस पे गौर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि के हिसाब से। और देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10,000 रुपये किसको दिया है। मानसिक पेंशन इन्होंने निर्धारित की है। पद्म अवार्ड विजेता जो हरियाणा के निवासी हैं उनको 10,000 रुपये का मानसिक पेंशन की योजना शुरू की है। और इनके लिए हरियाणा राज्य की जो बसें हैं उनमें यात्रा भी मुफ्त रहेगी। इस तरीके से हरियाणा सरकार का पद्म अवार्डों के लिए एक अनमोल तोहफा है ये मेरे दोस्तों। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी ने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स परियोजना का शुरुआत किया है और इसमें 98 लोगों को इसमें उसने सर्टिफाइड किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो भी ट्रेनर जो कि ट्रेनिंग देते हैं वो अगर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनमें परिष्कृत और अच्छे से अच्छा उनको ज्ञान प्रदान कर सके मेरे दोस्तों। और यह प्रोजेक्ट संकल्प प्रोग्राम के अंदर किया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। चेन्नई की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो क्या नाम है, ललिता नटराजन। ललिता नटराजन को एक पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार का नाम है इकबाल मसीह 2023, जो कि यूएस संस्था के द्वारा यह चलाया जाता है। और यह पुरस्कार इकबाल मसीह के नाम पे, इकबाल मसीह जो कि पाकिस्तानी बालक थे, इन्हें 4 वर्ष की उम्र में बधुआ मजदूरी में बेच दिया गया था और बाद में उन्होंने बाल मजदूरों के उत्थान के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए। तो वही पुरस्कार जो है इनको ललिता नटराजन को मिला हुआ है। यह बाल श्रम निर्मूलन से संबंधित पुरस्कार होता है मेरे दोस्तों। इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार बन जाता है कि हाल ही में बाल निर्मूलन पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखते हैं भारतीय नौसेना ने क्या किया है मेरे दोस्तों। सामरिक स्तर लेवल पे भारतीय नौसेना ने चौथी सर्विवेसल लार्ज एसवीएल संशोधक इंपॉर्टेंट है और चौथी एसवीएल लार्ज है, और 13 जून को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। द एसवीएल प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट बाय, ये किसके द्वारा बनाया गया, एलएनटी एंड जीआरएससी के द्वारा बनाया गया है मेरे दोस्तों। इसका जो मुख्य अतिथि थे कौन थे, हाइड्रोग्राफिक वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा थे मेरे दोस्तों। हाइड्रोग्राफी जो कि समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए तकनीक प्रयोग की जाती है उसको हाइड्रोग्राफी कहते हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अब देखते हैं जियोलॉजिकल से संबंधित क्या मुख्य खबर है, मुख्य पॉइंट क्या है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो तो जियोलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआईटीआई लोकेटेड एट हैदराबाद, कहाँ स्थित है, जीएसआईटीआई कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। उसे क्या मिला है, अति उत्तम का सर्टिफिकेट मिला है, किसके द्वारा, एनएबीईटी के द्वारा जीएसआईटीआई को अति उत्तम का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये किससे संबंधित है, जियोलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज बीन अवार्डेड विद द एक्रेडिटेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है जीएसआईटीआई। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर यह आती है और उसको यह भी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा, अति उत्तम का जो है इसको अवार्ड मिला हुआ है। इस तरीके से आप दोस्तों इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। अब देखते हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने कौन सा डील साइन किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2030 तक गैर तेल वाणिज्यिक व्यापार में $100 अरब का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन दोनों देशों ने यूएई और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते मतलब एफटीए, फ्री ट्रेडिंग एफटीए को फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, एक कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 परिषदों की स्थापना करने के लिए सहमति जाहिर की है। इन्होंने 100 बिलियन
100 अरब डॉलर यानी कि बिलियन आता है। $100 बिलियन का व्यापार का उद्देश्य रखा है 2030 तक, जो कि फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट के अंदर ये कार्यान्वयन इसका होगा। और जो यह व्यापार होगा वो तेल को छोड़ करके और सुविधाएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण निवेशों को प्रोत्साहित करेगी। और आपको एक बात बताते चलें कि दुबई में या यूएई में कुल 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। इस तरीके से यह भारतीयों की बहुत बड़ी जनसंख्या है वहाँ पे दोस्तों। और सॉफ्टवेयर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे करते हैं। दुबई में बहुत काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है भारतीयों का वहाँ पे। इसके साथ ही देखते हैं दोस्तों, बैंकिंग से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है कि इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। उसके बाद रिजर्व बैंक इंडिया ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब इक्विटास होल्डिंग बैंकिंग संबंधित सभी कार्यों पर जो है पाबंदी लग गई है। अब यह कोई भी काम नहीं करेगी। अब देखते हैं कि इसरो से संबंधित क्या चल रहा है। इसरो और नॉर्वे जो है सम्मिलित, इसरो और नॉर्वे दोनों मिलकर के सम्मिलित साथ में एक मिशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यह मिशन संभव कैसे हुआ? भारत सरकार ने एफडीआई के अंतर्गत जो अंतरिक्ष विज्ञान है वो भी इसी के अंदर ला दिया है। और इसके अंतर्गत ये हुआ है कि अपने देश का जो अंतरिक्ष विज्ञान है इसरो, और दूसरे देशों के अंतरिक्ष केंद्रों से अपना मतलब कम्युनिकेशन करके, और उनके यहाँ पे क्या चल रहा है, उनके यहाँ से क्या बिजनेस की पॉसिबिलिटी क्या बढ़ती है, वो सभी बातों पे एक प्रोग्राम तैयार करना और उस पे कार्य करना। जैसे अपने यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनी हुई है। अब दूसरा देश कोई मान लीजिए कि उसका जो है डॉलर में वहाँ पे खर्चा हो रहा है, अपने देश में रुपए में ही काम हो जाएगा। इसलिए मान लो किसी दूसरे देश से प्रोजेक्ट लाना हुआ, उसका सैटेलाइट लॉन्च करनी है, इस तरीके से इसरो कम पैसे में उसका सैटेलाइट जो है लॉन्च कर देगा। इसके अलावा और नई नई तकनीकियाँ जो हैं वो भी विकसित होंगी इस पहल से। तो हम कह सकते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान को भी एफडीआई के अंतर्गत इसको लाया गया है मेरे दोस्तों। अब देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट बच गया है जो कि पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त विजेता उपन्यासकार विजेता पुलित्जर पुरस्कार कार्मिक मैकार्थी एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार थे। इनका निधन हो गया है कब? 89 वर्ष की आयु में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राइटर के लिए। उन्होंने द रोड, ब्लड मेरिडियन और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसी पुस्तकों को लिखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन किसने लिखा था? तो आप कहेंगे कार्मिक मैकार्थी ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस कितने वर्ष की आयु में? 89 वर्ष की आयु में इनका निधन क्या हुआ? सांता फे, क्या है? मेक्सिको की राजधानी क्या है? सेंटा फे है। इस तरीके से दोस्तों ये थे आज का 15 जून का करंट अफेयर। और मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें मेरे दोस्तों। और तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। और जय हिंद, जय भारत।